एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि लीगल एसे को किस तरह से लिखा जाता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और जब मैं भी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जिनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, और कौन मतलब किस तरह से ऐसे लिखनी चाहिए, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको किस तरह से लिखना चाहिए, उसका जो एंड पॉइंट होता है उसको किस तरह से लिखना चाहिए, उसका कंक्लूजन किस तरह से निकालना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूं, तो उसको प्लीज़ आप लोग मेरी मानिए तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप ना हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं आपको टोटल 11 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिमिटेड साइज़। यानी कि आप कोई भी अगर लीगल ऐसे लिख रहे हैं, आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको इतना ज़्यादा आप मतलब कि ज़्यादा वर्ड्स में ना लिख दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी चाहिए। आप कभी भी लीगल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें लेंथ पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया होता है कि आपको इतने वर्ड्स में आंसर देना है। लेकिन आपको देखना ये होता है कि हम कितने लिमिटेड वर्ड्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये होता है कि आपको लिमिटेड साइज़ में चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ओन लैंग्वेज ऑफ राइटर। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ओन लैंग्वेज ऑफ राइटर, यानी कि जो इंसान, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को दे रहा है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी एक बुक की लैंग्वेज बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कर दें, तो फिर आपका क्या मतलब आप एक पोजीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है, आप एक पोजीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि मतलब कि आपको कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए इसका जो एक बेसिक सा फंडा ये होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में इन द सेंस कि आपकी थिंकिंग, आपको ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व करा है उस टॉपिक को, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आपने क्या इंटरप्रिटेट किया है उस टॉपिक पे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मतलब कि इसका जो एक सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओन लैंग्वेज ऑफ राइटर, यानी कि जो पर्सन जो एस्पिरेंट उस टॉपिक को लिख रहा है उसको अपना इंटरप्रिटेशन दिखाना चाहिए उस पर। क्योंकि जज का काम क्या होता है, आपने इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ा होगा कि वो कोई भी लॉ होता है उसको इंटरप्रिटेट करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जुडिशियल एक्टिविज़म पे लिख रहे हैं, तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या इंटरप्रिटेट किया उस टॉपिक को, तो वो आपको लिखना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि हाँ, इसका बेस बहुत अच्छा क्लियर है और इसने बहुत अच्छे से मतलब कि टॉपिक को पढ़ा है, ना कि एक रट्टाफिकेशन की, जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है कि हाँ, हमने रट्टा मार लिया, अगर मेरा ऐसे है तो हम इतनी चीज़ें लिखाएंगे। नहीं, आपने क्या अपनी लैंग्वेज में समझा है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट ये होता है कि कंप्लीटनेस एंड रिलेवेंसी टू द नेचर। ठीक है, सॉरी, स्टैट्यूट्स। तो इसमें क्या होता है कि स्टैट्यूट्स आपका कहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, आपका पूरा जुरिस्प्रूडेंस यानी कि जुरिस से कंप्लीट होता है। इसमें ये है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो आपकी अदर टॉपिक पे नहीं मैच करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो रिवलेंट होनी चाहिए वो आपकी जुरिस के टॉपिक से ही रिवलेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जो रिवलेंसी होनी चाहिए, आप उसको पूरा, एक तो किसी भी टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें, आधे में आधा ना जोड़ दें, क्योंकि ये आपका मेंस का एग्ज़ाम्स होता है और इसमें चीज़ें प्रॉपर वेरीफाई होती हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आप उस टॉपिक को पहले तो पूरा कंप्लीट करें, और पूरा होल टॉपिक कहीं और से कनेक्ट ना करके आप ये देखें कि आपका पूरा टॉपिक जो है वो आपके जुरिस से ही रिलेटेड होना चाहिए, ना लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि अदर टॉपिक से। उसके बाद फोर्थ आता है शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस
सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप अगर 3 लाइन का भी लिख रहे हैं कोई एक टॉपिक, यानी कि आप ऐसे में कोई एक हेडिंग लिख रहे हैं, तो उसका जो एक एक लाइन है वो शॉर्ट सेंटेंस हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो एक देख के, जैसे आप कोई कोटेशन लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो वो चीज़ हाईलाइट होती है कि हाँ कोई भी एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। तो मेरी मानिए तो जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जो भी आपके अभी लैंडमार्क ऐसे जिनको हम पढ़ते रहते हैं, तो आप उसको भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5th जो मेरा पॉइंट है वो है फ्लेवर ऑफ लॉ लिटरेचर्स, यानी कि देखिए लिटरेचर वर्ड कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर, स्टोरीज़ होती है उसमें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो आपका होता है, जो ये पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें एक देख के ही पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक लॉ का टॉपिक है, ठीक है, ना कि कोई अदर टॉपिक है। आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, आपको कोई भी ऐसे उठा के दे दिया गया, अगर आपको ह्यूमन राइट्स पे भी दे दिया गया, तो आप ये ना करिए कि लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार, वो तो आपने एक टॉपिक ऊपर क्लियर कर दिया, लेकिन उसमें आपको क्या है, आपको जितने भी एग्जांपल्स देने होंगे, आपको जितने भी पॉइंट्स बताने होंगे, आप केस से कनेक्ट करिए, इसके साथ ये हुआ था तो इस पर ये सेक्शन लगा था, इस तरह से उसने प्रोसीजर किया था, तो वो कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, वो लॉ को कनेक्ट कर रहा है। आप उसकी साइकोलॉजी ना लिखिए, लेकिन उसमें क्या लिखिए, आप ऐसी चीज़ों को लिखिए जो कि आपकी लॉ को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि यूज़ ऑफ द, जो आपकी कोटेशंस हैं, मेंशन बाय द जुरिस्ट या जज, यानी कि आप जो भी कोटेशन डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने क्या करा, कोई भी एक लैटिन वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है, आप जैसे कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नेमो करके वर्ड होता है आपका, मेंस फ्रिया वर्ड होता है, ठीक है, आपके जो कोटेशन डाल रहे हैं वो आप कोशिश करिए कि लैटिन वर्ड्स की कोटेशन डालिए, क्योंकि लैटिन वर्ड्स की कोटेशन को जब आप डालेंगे उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे, आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, आप उसको हाईलाइट करेंगे, तो उसमें क्या होता है, वो जो आंसर होता है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि उनको लगता है कि हाँ इसको बहुत सारी नॉलेज है। इसीलिए या तो फिर आप किसी जज के बारे में लिखिए, या किसी ने कोई ऐसी कोटेशन लिखी हो, या किसी ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हो, किसी जज ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेट किया हो, या कोई आपके लैंडमार्क जजमेंट से कनेक्ट होता हो, तो उस तरह से चीज़ों को लिखना चाहिए ऐसे में, जो कि देखते ही एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको इस टॉपिक की पूरी होल नॉलेज है। उसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आप इस तरह से लैंग्वेज को डिस्क्राइब करिए, इस तरीके से उसको यूनिफॉर्म करिए, इस तरीके से उसको कोड करिए कि बार बार वही बात आती है कि अगर कोई भी एग्जामिनर देख रहा है तो उसको देखते ही लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आंसर है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है जो कि है प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द कोर्ट ऑन द पर्टिकुलर प्रोविजंस, यानी कि जो भी आपके कोर्ट के प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, जो भी उसके प्रिंसिपल हैं उसको उसमें कनेक्ट करिए। कोई भी अगर आपको लॉ का एक टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आपका PIL होता है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल एक्टिविज़म होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, तो उसमें क्या प्रिंसिपल्स हैं, एक कोर्ट के अंदर एक क्या प्रोविज़न्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि आपको अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ये तो एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ आपको लॉ की लैंग्वेज आती है, ठीक है, आपने क्या करा, आपने लॉ की लैंग्वेज भी लिख दी, आपको कोटेशन भी आती है, आपने लैटिन वर्ड्स भी लिख दिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कोर्ट में क्या प्रिंसिपल चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न्स बताए गए हैं, वो भी तो आपको लिखना ज़रूरी होगा ना, तभी तो उससे पता चलेगा कि हाँ आपको क्या मतलब टॉपिक क्लियर है कि भी नहीं है। मतलब हाँ चलिए आपने लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड आपने उसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। उसके बाद एक 9 टॉपिक ये है कि रिलेवेंट इंक्लूजन टू द स्टेटरी प्रोविज़न्स, यानी कि फिर वही बात आ गई कि जो भी आप टॉपिक को बता रहे हैं उसका जो मतलब कि प्रोविज़न्स हैं वो आपको रिलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे तो एक काम इसमें और कर सकते हैं कि जैसे कि कोई भी अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है,
कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई भी लॉ का अमेंडमेंट्स होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले ये अमेंडमेंट था, देन उसके बाद ये प्रोविजंस चेंज हुए हैं। तो इस तरीके से लॉ के अंदर उस टॉपिक को लेके क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आप कर लिख सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका टॉपिक दिया गया है और उसके पहले जो आप लिख रहे हो, आप उसमें जो प्रोविज़न्स बता रहे हो, तो पहले क्या प्रोविज़न्स थे उनको आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले 42 अमेंडमेंट हुआ था फॉर एग्जांपल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पहले क्या चीज़ 42 अमेंडमेंट में करी गई है, उसके पहले कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है। तो जीएसटी जैसे लगी थी 401 आपकी अमेंडमेंट में, लेकिन उसके पहले क्या अमेंडमेंट था, क्यों 401 आए, क्यों 42 आए। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को लिख सकते हो। उसके बाद आता है 10th टॉपिक जो है कि फ्री डिस्कशन ऑफ लॉ पॉइंट। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। ये चीज़ तो मैंने सबसे पहले ही आपको सेकंड नंबर पर बताई थी कि ओन लैंग्वेज ऑफ राइटर। तो इसमें क्या है, फ्री डिस्कशन ऑफ लॉ पॉइंट्स, यानी कि आप अपना भी तो एक डिस्कशन लिखोगे ना, आपने पूरा सब बता दिया लेकिन एक अपना भी डिस्कशन लिख सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, चीज़ों को इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए, इस तरह के प्रोविज़न्स लाने चाहिए। तो ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके बाद आता है इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिशियल कंक्लूजन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी कि आपने ओवरऑल क्या इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। मतलब एक ऐसा इफ़ेक्टिव आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि आपको एक शॉर्ट नोटिस में बताना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ऐसे लिखते थे, तो हम लोग लास्ट में लिखते थे ना, एक कंक्लूज़न लिखते थे, तो उसका एक शॉर्ट इंट्रो देते थे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंक्लूज़न बताना चाहिए कि अगर जैसे कि आपका जुडिशियल रिव्यू है तो उसका एक ऐसा कंक्लूज़न बताना चाहिए, चीज़ों को कनेक्ट तो आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने एग्जाम्पल दे दिया, आपने केस लॉ लिख दिए, उसके लैंडमार्क जजमेंट को कनेक्ट कर दिया। आप आखिरी में उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कंक्लूजन बताइए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लैंडमार्क जजमेंट को उसमें ज़रूर कनेक्ट करिए। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके लीगल लैंग्वेज के एसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप इस तरह से अपने एसे को लिखेंगे, इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हेडिंग ज़रूर यूज़ करिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई भी चाहता है कि मैं 1 by 1 लीगल एसे के टॉपिक को लेके आऊँ, कैसे लिखा जाता है पूरा विद एग्जांपल, पूरा आपको एसे लिखी हुई मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको रिटर्न में, ये तो मैंने आपको एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि लीगल एसे को लिखा कैसे जाता है। आप मुझे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, आपका PIL हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। तो इस तरह के ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर सिविल जज के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो यूपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करते रहें।